मैंने अस्पताल में एक नर्स की नौकरी मजबूरी में की थी। उसी तरह मेरी देवरानी को भी विधवापन की मजबूरी में एक लेडीज पुलिस इंस्पेक्टर बना दिया। हम दोनों औरतें आपस में कजन थे और मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त साथ में ही की। शादी भी ऐसे लड़कों से हुई जो आपस में कजन थे और एक ही कंपनी में नौकरी करते थे। इसलिए हमारा रहना सहना भी एक ही घर में था, ताकि वह जब ड्यूटी पर हों तो हम अकेली ना हों। उन दिनों हमें किसी नौकरानी की सख्त ज़रूरत थी। यह उन दिनों की बात है जब हम दोनों कजन्स नौकरी नहीं करती थी। हमें किसी नौकरानी की सख्त ज़रूरत थी और कोई नौकरानी नहीं मिल रही थी। मेरे इस वक्त 2 बेटे थे और मेरी देवरानी नीता के 5 बच्चे थे। 5 बच्चों का एक आंगन में खेलना, लड़ना झगड़ना, जैसे उनके शोर शराबर में दिन गुजरने का पता ही नहीं चलता था। हम दोनों मिलकर घर का काम कर लिया करती थी। जब हम बड़े घर में शिफ्ट हुए तो उसकी सफाई थराई काफ़ी दिक्कत महसूस हुई। अब नौकरानी की ज़रूरत हुई तो एक दिन हमने दिल से प्रार्थना की, हे ईश्वर, कहीं से कोई अच्छा ज़रूरतमंद औरत भेज दो जो दिन रात हमारे पास रहे और अपने कामकाज के लिए एक अच्छी सहायक उपलब्ध हो जाए। इत्तेफाक से यही हुआ। हम दोनों एक ही साथ उम्मीद से हो गई। कहते हैं कि ईश्वर एक ना सुनता है। मैं और नीता दोनों धूप सेकते हुए सब्जी बना रही थी। बच्चे आंगन में खेल रहे थे। दरवाजे पर किसी ने बैल दी। मेरे बेटे ने दरवाजा खोला तो सामने से एक खूबसूरत लड़की अंदर आई, जिसकी उम्र मुश्किल से 18-20 साल होगी। बला की खूबसूरत, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, जिनकी तरफ देखते ही दिल खिंचने लगता था। वह मैले कपड़ों में भी फूल की तरह लग रही थी। भोली भाली, सीधी सादी, मगर जरूरतमंद लगती थी। क्या बात है, कौन हो तुम? मैंने पूछा तो कहने लगी, मेरा नाम सोनम है, जरूरतमंद हूँ। क्या आपको नौकरानी की जरूरत है तो तुम तनख्वाह क्या लोगी? जो आप चाहें वो ले लूंगी, लेकिन मुझे रहने का ठिकाना भी चाहिए। हमें भी दिन रात के लिए ही नौकरानी चाहिए थी। तुम आई कहाँ से हो? मेरा कोई ठिकाना नहीं है, पर कोई तो होगा ना इस दुनिया में। नहीं, मेरा कोई अपना नहीं है। उसकी इन बातों से अब मैं ठिठक सी गई। इस कदर सुलझी हुई और नपी तुली बातें करने वाली हुस्न की मलिका को अपने घर में रखना खतरे से खाली नहीं। हालांकि हमारे पति शरीफ आदमी हैं, फिर भी एहतियात लाजमी है। यह सोचकर इनकार में जवाब देने ही वाली थी कि मेरी देवरानी नीता बोली, अच्छी है, तंदुरुस्त है, रख लेने में क्या हर्ज है। यह ज़रूरतमंद है और हमें भी ज़रूरत है। इतना सोच विचार में ना पड़ो, फिलहाल रख लो, ठीक ना लगी तो बाद में देखी जाएगी। यूं हमने सोनम को रख लिया और उससे और ज्यादा ना कुरेदा कि कौन है, कहां से आई है। वह जमाना भी ऐसा बुरा नहीं था। बहुत कम लोग धोखेबाज होते थे। अक्सर जरूरतमंद ही नौकरी के लिए आते थे। नीता कुछ लापरवाह और थोड़ी खाले दिल की थी, जबकि मैं कुछ सावधान थी। हमने उसे रख लिया। कमरे में जाकर मैंने नीता से कहा कि एक बार और सोच लो, लड़की बहुत ही हसीन है। खूबसूरत नौकरानियां खतरे की घंटी होती हैं। अपने जवान पतियों के होते हुए क्या इस क्लियोपेत्रा सोतन को घर में पाल लेना सही होगा? वह हंसी और कहने लगी, उसमें इसका कोई जुर्म है क्या? क्या खूबसूरती और कमसिन होना कोई खतरा है कि इसको काम पर ना रखा जाए? क्या खबर बेचारी कितनी जरूरतमंद है। अगर सभी औरतें इसको इस वजह से काम पर ना रखेंगी कि खूबसूरत है, तो बताओ यह बेचारी कहाँ से रोजी रोटी कमा कर खाएगी? तुमको पता है कि दुनिया ऐसी लड़कियों के लिए भेड़ियों का जंगल है। फिर हमको अपने पतियों पर भरोसा है। अगर अपनी गिरहा मजबूत हो तो नियत के फिसलने का खतरा कम होता है। नीता ने ऐसी बातें की तो मैंने भी सोच लिया कि ठीक कहती है। सारा दिन हम दोनों को बच्चे परेशान करते हैं, घरोंदा सीधा करते रहते हैं। फिर हमारी अपनी हालत इन दिनों ऐसी हो रही है कि हम खाना भी ठीक तरह से नहीं पका सकते। कुछ दिन देख लेते हैं, अगर अच्छी होगी तो ठीक है, वरना छुट्टी कर देंगे। घर में खुशहाली थी, मगर 5 बच्चों ने मिलकर घर का घरवाया कर रखा था। सोनम ने आते ही घर और बच्चों को बखूबी संभाल लिया। वह खुद को अनपढ़ कहती थी, लेकिन उसमें सूझबूझ एक पढ़ी लिखी बल्कि ग्रेजुएट लड़की जैसी थी।
सोनम को हमारे घर का काम करते 6 महीने गुजर गए। उसने हमें एक बार भी शिकायत का मौका ना दिया और ना अपने काम में देरी बरती। एक बार जब नीता बच्चे की पैदाइश के मौके पर अपनी माँ के घर गई हुई थी और मैं घर में अकेली थी, मैंने अजीब बात नोट की कि आंगन में चरपाई पर लेटी थी कि मेरी आंख लग गई। जरा देर बाद बच्चों की खुसर फुसर पर आंख खुल गई। क्या देखती हूँ कि वो मेरे देवर यानी दीपक भाई के कमरे के पास बंद दरवाजे से कान लगाए खड़े थे, जैसे अंदर की सरगोशियां सुनने की कोशिश कर रहे हों। मैं उठ बैठी और बच्चों को बुलाया। वह दौड़े मेरे पास आए। मैंने कहा कि तुम वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? कहने लगे अंदर पापा हैं। तो क्या हुआ? मैंने नीता के बड़े बेटे रोहन से कहा, जिसकी उम्र 11 साल थी। तुम्हारे पापा का कमरा है, वह अंदर आराम कर रहे होंगे ना? तो इस पर वह बोले, नहीं ताई जी, वो अकेले नहीं हैं, अंदर और कोई भी है। और कौन है? वह कुछ हिचकिचाए। तभी सोनम का मुझे ख्याल आ गया। सोनम कहाँ है? मैंने पूछा। उसको बुलाओ। मेरे बेटे लक्ष्य ने जवाब दिया, सोनम दीदी तो अंदर हैं। उसने अपने चाचा के कमरे की तरफ इशारा किया। कुछ शक पर मैं उठ बैठी। अच्छा, वे सफाई करने गई होगी, तुम लोग जाओ और जाकर खेलो। बच्चे अपने कमरे में चले गए, लेकिन मुझे तो जैसे सांप सूंघ गया। मैं कैसे देवर के बारे में ऐसी वैसी बात नीता से कह सकती थी? रिश्ता भी ऐसा था, अगर अपनी कजन को खबरदार ना करती तो उसके साथ दुश्मनी होती। चुप चुप रहती तो मेरा कलेजा जलता रहता। कमरे के अंदर का हाल तो भगवान को मालूम। इल्जाम लगाने से भी कांप जाता था। भगवान जाने, गैर की बात हो तो उसे बढ़ा चढ़ा कर पेश करना भी कयामत को आवाज देने की तरह था। मेरा जी परेशान सा था, यह सोचकर के देवर ने अंदर खुद कमरा बंद किया है या सोनम की रजामंदी शामिल है। कुछ गलत सोचते हुए भी दिल कांप जाता था। रात भर सोचा, अंदर अंदर अंदेशों के सांप डसते रहे। सुबह एक फैसले पर पहुंच गई कि इस बात का किसी से जिक्र ना करूंगी, अपने पति और ना ही नीता से। बस खैर इसी में है कि नीता के आने से पहले इस लड़की को चलता कर दूं, जिसके बारे में कुछ नहीं मालूम कि वह कहां से आई है और पहले कहां ठिकाना था। अगले दिन मैंने नीता को बुला कर कहा कि तुम छुट्टी करो, किसी और घर जाकर नौकरी तलाश कर लो, क्योंकि अब हमें जरूरत नहीं है। मेरे देवर ने यह बात सुन ली। वह सामने आ गए और कहने लगे कि सोनम मेरी पत्नी की नौकरानी है, आप इसको नहीं निकाल सकती। नीता आ जाए घर, वह जो चाहेगी तो निकाल देगी। इससे पहली बार देवर ने इस तरह 2 बात की थी, वरना वह पहले मेरा बहुत लिहाज करते थे। एक छोटी सी नौकरानी की खातिर जब उन्होंने सख्त लहजे में मुझे टोक दिया तो मैं शॉक्ड रह गई। इज्जत इसी में है कि मैं उनके मुंह ना लगूं, नीता के आने तक बर्दाश्त कर लूं और खामोश हो जाऊं। ऐसा ना हो कि देवर भाई अपनी बात पर अड़ जाएं और नौकरानी के सामने मेरी किरकिरी हो जाए, जैसा उनके तेवर बता रहे थे। पति से शिकायत करती तो पहले तो वह मेरी बात ही न मानते, मान भी लेते तो वह अपनी कजन के खिलाफ न जाते। खैर 1.25 महीने बाद नीता घर आ गई। मैं तो उस वक्त कशमकश में थी, देवर का भी डर और नीता से कहूँ तो कैसे। मुझे बुझा बुझा देखकर आखिरकार नीता खुद ही मेरे पास आ गई और बोली, कई दिनों से एक गम मुझे खाए जाता है, आखिरकार लगता है कि तुमको खुद ही खबर हो गई है। मैंने कहा, हाँ नीता, यह सोनम अब घर में रहने के काबिल नहीं है। कहने लगी, दुख की बात तो यह है कि तुम्हारे पति मेरे जेठ हैं, किस मुंह से कहूँ कि उनकी करतूत अच्छी नहीं है। लिहाज करती हूँ इसलिए चुप थी, मगर अब चुप नहीं रह सकती। कब तक तुमको अंधेरे में रखूं? मैं अपनी कजन बहन को धोखा नहीं दे सकती, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। अब ये बोझ मैं सह नहीं सकती, वरना जब तक तुम मायके जाती थी तो मैं देखती थी तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं तो नीता की यह बातें सुनकर हैरान, परेशान और शॉक्ड रह गई। मैं तो उसको उसके पति का किस्सा बताने चली थी और यहाँ बात अपनी निकल आई। हम दोनों ने इरादा कर लिया कि अब इस औरत को और 1 मिनट के लिए अपने घर में नहीं रखेंगे, इसलिए उसको निकाल कर हमारे पति आड़े आ गए। हमने लड़ने झगड़ने लगे। हम दोनों को इस कदर गुस्सा आया कि दोनों ही रूठ कर मायके चली गई। इतने दुख की बात थी कि हमारे पतियों ने हम पर एक नौकरानी को ज्यादा अहमियत दी, यह कहकर कि उसका कोई नहीं है, कहाँ जाएगी यह बेचारी। हम उसको अपनी छत की तरह से वंचित करके सड़क पर धक्का नहीं दे सकते। हमको खौफ ईश्वर का डर है। हम तो इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि बच्चों की खातिर हमारे पति हमको मनाने आ जाएंगे
और नौकरानी को निकाल देंगे, लेकिन ये हमारी खुशफहमी थी। वह ना आए। जल्दी हमें अपनी गलती का एहसास हो गया कि हमने अपना घर छोड़कर हिमाकत की है। वह नागिन के सुपुर्द अपनी खुशियों का स्वर्ग करके हम खुद वहाँ से क्यों निकल आए। यह एहसास होते ही हम दोनों ने फैसला किया कि खुद वापस घर को लौट जाना चाहिए और सोनम पर पल पल तंग कर देना चाहिए कि वह खुद हमारे स्वर्ग से निकल जाए। अभी हमारे बीच ये मशवरा हो ही रहे थे कि एक हॉल नॉक खबर मिली कि मेरे पति के हाथों गलती से पिस्तौल की गोली चल गई और अपने कजन की जान चली गई। झगड़ा भगवान जाने किस बात पर हुआ, लेकिन मेरे देवर दुनिया छोड़ कर गए, जबकि मेरे पति को पुलिस पकड़ कर ले गई। सोनम को भी गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि हादसे के वक्त वो वहाँ मौजूद थी और वही इस बात की गवाह भी थी। बच्चे तो हमारे पास थे। जब किस्सा तमाम हो गया, मेरे सुहाग को फांसी की सजा हो गई और देवर भाई दुनिया से चले गए। यूं और मैं, मेरी और देवरानी नीता विधवा हो गई। सोनम कुछ दिन हवालात में रही और फिर उसको ना जाने कौन वहाँ से रिहाई दिलवा कर ले गया। वह किधर चली गई कुछ पता न चला। कुछ दिन शोक मनाने के बाद हम दोनों को अपने बच्चों के पेट पालने की फिक्र सताने लगी। मुझे मेरी एक सहेली की वजह से नर्सिंग के ओहदे पर नौकरी मिल गई, जबकि नीता को महकमा पुलिस में नौकरी मिल गई। इस तरह हम अपने बच्चों के लिए नौकरी पर जाने लगी। काफी वक्त गुजर गया कि एक रोज अजीब वाकया हुआ, जो कि एक सीख भी थी और दिल दहला देने वाला भी था। वक्त तो किसी का दोस्त नहीं, वह गुजरता है तो गुजरता चला जाता है। मैं और नीता दोनों पुरसुकून जिंदगी जीते जीते अब अचानक वक्त के पैरों तले आ गई। तो वह कठिन घड़ियां और वह पल भी बिल आखिर बीत ही गए। बच्चे जवान हो गए। मैं और नीता रिटायरमेंट की उम्र को पहुंचने वाले थे कि एक रोज हमने सोनम को देखा। मैं तो पहचान न सकी, मगर महकमा पुलिस में सेवा करने वाली मेरी कजन, मेरी देवरानी ने उसको पहचान लिया। वह मेरे पास आई और कहा कि अभी चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। मैं अस्पताल में थी। सोनम को भी उसी अस्पताल के मुर्दा घर में लाया गया था। नीता उसके हाथ उसी वैन में आई थी। उसको जब मुर्दा घर की बेंच पर डाला गया, वह तब भी साथ ही थी। मैं ड्यूटी खत्म कर चुकी थी। नीता ने मुझे बाजू से पकड़ लिया, बोली, गुमान है जिसकी वजह से तुम्हारा मेरा घर तबाह हुआ, उसका आखिरी दीदार कर लो। मैं हैरान हो गई। उसके साथ चली गई। एक बेजान जिस्म जिसका रूप खत्म हो चुका था, बदन फूला हुआ था, मिट्टी की ढेरी बनी सिविल अस्पताल के मुर्दा घर की पथरीली बेंच पर बेसुध पड़ी थी। ये है सोनम, वक्त की क्लियोपेत्रा। आज देखो जालिम वक्त और जालिम जमाने ने इसका क्या हाल किया है। यह पोस्टमार्टम के लिए आने वाली पुलिस सर्जन के इंतजार में है। बेचारी मददगार इसकी हसरत भरी भोली आंखें पथराई हुई थी, जो कि मुर्दा खाने की छत पर ना जाने क्या ढूंढ रही थी। 12 उसकी अधेड़ उम्र माँ और उसका सोतेला बाप, जिनका सोनम ने हकीकी खून का कोई रिश्ता ना था, बेचैनी के आलम में लकड़ी की बेंच पर बैठे थे। नीता ने बताया, हमारे घर से जब उसको पुलिस ले गई थी तो उसकी परिजनों को खबर कर दी कि तुम्हारे ठिकाने से यानी कोठे से भागी हुई लड़की इधर है। फिर भारी रिश्वत लेकर उन्होंने सोनम को उनके हवाले कर दिया। नीता ने ये भी बताया कि जब मेरी ड्यूटी फला रोड के करीब वाले थाने में लगी, यह कभी कभार वहां आकर थानेदार से बात करती थी। नजदीक ही वह बिल्डिंग थी जिसको उन दिनों बुलबुल की कोठी के नाम से पहचाना जाता था। आज वहां सन्नाटा छाया हुआ था। जब पुलिस ने सोनम को एम्बुलेंस में डाला था, कोई घुंघरू नहीं बज रहा था, कहीं से गाने की आवाज नहीं आ रही थी। सारी बिल्डिंग पर मौत का सन्नाटा छाया था। वहाँ पर रहने वाली लड़कियां भी सहमी हुई गम से निढाल थी। शायद सोच रही थी कि अब जब पुलिस वाले और गुंडे उनको तंग करेंगे तो कोई सोनम उनको बचाने वाली नहीं आएगी। यह तो शेर दिल सोनम थी जो पुलिस वालों से भिड़ जाती थी। उन हवलदारों को शिकायत थाने जाकर बड़े साहब को कर देती, जो उसके कोठे पर जाकर लड़कियों को परेशान करते थे। वह सोनम जो कभी डरपोक और मासूम हुआ करती थी, कोठे के गंदे माहौल से नफरत करती थी और वहां से भाग गई थी। अब एक भयानक सनकी सख्त मिजाज औरत थी और अपनी जैसी अगवा की हुई लाचार लड़कियों के लिए जालिमों के आगे सीना तान कर खड़ी हो जाती थी।
उनको इसी सोनम का सहारा था। वे अपना दुख उसकी झोली में डाल देती और ये समेट लेती। एक बार एक पुलिस वाले से भिड़ जाने की वजह से उसके बाजू में गोली भी लग चुकी थी, जो एक लड़की को परेशान करता था। थाने में यही गुंडी मशहूर थी और बिल्डिंग में लड़कियां उसको शेरनी दीदी और सहारा देने वाली दीदी कहती थी। पर इसने खुदकुशी क्यों की? नीता मैंने अपनी देवरानी से पूछा। जिन लोगों ने उसको बचपन में अगवा किया और अपने अड्डे पर लाए, इनमें से ही इसकी मुंह बोली एक माँ भी थी, जिससे पिछली रात इसका झगड़ा हो गया था। तब इसने नशे की पूरी शीशी हल्क में उड़ेल दी और फिर इसकी हालत बिगड़ गई। यह लोग उसको अस्पताल लाए। यह सर फिरी कई घंटे मौत से पंजे आजमाई करने के बाद बिल्कुल इससे कतराने लगे थे। दरअसल वे इस जगह के लायक न थी, इसने इस माहौल को कभी स्वीकार न किया था। 2-3 बार तो भागकर शरीफों के घरों में नौकरानी होने और मेहनत से रोजी रोटी कमाने की कोशिश भी की, और हर बार इन्हीं शरीफ घरों के मर्दों ने उसे हुस्न की वजह से उसको रुस्वा कर डाला। तो हर बार पुलिस के जरिए वापसी उसी कोठे पर आना पड़ा, क्योंकि पुलिस वाले उसको जानते थे कि ये कोठे से भाग जाती थी। इसी वजह से उसे बुरे और अच्छे हर आदमी से नफरत हो गई थी। वह सिर्फ उन लड़कियों से मोहब्बत करती थी जिनको शरीफ घरानों से अगवा करके यहाँ लाकर बिठाया जाता था। वह उनके आंसू पोंछती, उनकी पासदारी में जान पर खेल जाती थी। उसके अंदर की नफरत ने उसे एक ताकत दी थी कि वह अब किसी से ना डरती थी। उसकी ख्वाहिश थी कि कोई एक शरीफ आदमी उससे शादी करे और उसको इज्जत की जिंदगी दे, जिसके नसीब में न थी। इसी गम को कम करने के लिए उसे नशे का सहारा लिया। रफ्ता रफ्ता वह खतरनाक हद तक आदी हो गई। सोनम जब जिंदगी का मुकदमा हार गई, एक हॉस्पिटल में ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, जहां लावारिस लाशों को जलाया जाता था। लेकिन उसके बाद उसकी तेहरवी करने वाला भी कोई न था, और ना ही कोई इसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने वाला था। उसकी वह मुंह बोली माँ जिसके पास ये रहती थी, उसको भी हक तहकीकात के लिए पुलिस ले गई थी। वह सोनम के लिए किसी आंख से शायद ही कोई आंसू टपका हो। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। उसी सोनम की वजह से हम दोनों कजन्स की भी जिंदगी बर्बाद हुई। लेकिन मैं आज तक यही सोचती हूँ कि असल कसूरवार आखिर कौन था। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि असल कसूरवार कौन है। उम्मीद है आज की ये कहानी भी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।